हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सभी लोग बहुत दिनों के बाद पुनः ऑनलाइन क्लास में आ रहे हैं। 2-3 महीनों के बाद कुछ कारणों से मैं आपको वीडियो लेक्चर नहीं दे पा रहा था, ऑनलाइन क्लास नहीं चल पा रही थी। तो आज से हम ऑनलाइन क्लास पुनः से स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज से पुनः आपकी बायोलॉजी में नई क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को अवगत कर देता हूँ, ध्यान से सुन लेंगे। हम सभी लोग अभी तक की जो क्लास पढ़ रहे थे उसमें हमने रिप्रोडक्शन की यूनिट पर डिस्कस किया था। सिलेबस में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारी क्लास 12 की बायोलॉजी 5 यूनिट्स में बटी हुई है। उसमें से हमने आपको पहली यूनिट यानी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें हमने आपको चैप्टर 1 पढ़ा दिया था। चैप्टर 2 का केवल 1 या 2 लेक्चर ही मैं आपको दे पाया था। उसके बाद में हम क्लास का वीडियो नहीं दे पाए थे कुछ कारणों से। तो उस चैप्टर को हम वहीं पर ठीक है पोस्टपेंड रखेंगे और देन हम नई यूनिट स्टार्ट करें, यूनिट सेकेंड, जो जेनेटिक्स और ठीक है इवोल्यूशन यानी आनुवंशिकी एवं जीव विकास है। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने के बाद चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड और चैप्टर 4, इन 3 चैप्टरों को हम इस यूनिट के बाद पढ़ेंगे। यानी पहले हम जेनेटिक्स पढ़ लेंगे, तब हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब हम वापस आते हैं। हम सभी लोग ये जान लेते हैं सबसे पहले कि इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है। तो आपकी जो सेकंड यूनिट है आनुवंशिकी एवं विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। तो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं ठीक है प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो फर्स्ट चैप्टर हमें प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देन हमें सेकंड चैप्टर पढ़ने हैं वंशागति का आणविक आधार, यानी हम सभी लोग सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि वंशागति का आणविक आधार क्या होता है, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, यानी हमें इस यूनिट में इवोल्यूशन को छोड़कर ठीक है 2 चैप्टर के बारे में डिस्कस करने हैं। एक वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत और दूसरा पढ़ना है वंशागति का आणविक आधार। फर्स्ट चैप्टर को हम मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि उस चैप्टर में हमें मैक्सिमम मेंडल्स लॉ के बारे में डिस्कस करना है। और सेकंड चैप्टर में हम उस मॉलिक्यूल्स, उस मटेरियल, उस सेल के अंदर उपस्थित पदार्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके द्वारा जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता और हेरिडिटी पॉसिबल है। तो मैं सबसे पहले ठीक है फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करता हूँ इस लेक्चर से कि वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत क्या होता है। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत को शुरू करने से पहले जो हमारी ब्रांच है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं और आनुवंशिकी है क्या। आपके लिए आनुवंशिकी क्लास 10th में थोड़ी सी मिली होगी कि जेनेटिक्स क्या होती है, बट यहाँ पर जानो कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो मैं अगर सबसे पहले जेनेटिक्स की बात करता हूँ, तो जेनेटिक्स क्या है, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये विज्ञान की शाखा है। और इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत, ब्रांच ऑफ साइंस के अंतर्गत हम 2 चीजों का अध्ययन करते हैं। इस ब्रांच ऑफ साइंस के अंतर्गत हम सबसे पहले एक विशेष प्रोसेस का अध्ययन करते हैं जिसे हम विविधता कहते हैं, और हम दूसरे की बात करें तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जिसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स और स्टडी ठीक है द पार्ट ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता एवं विविधता का अध्ययन करते हैं, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी द वेरिएशन एंड हेरिडिटी इज नोन एज द जेनेटिक्स, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वेरिएशन और हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं, उसी को जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द आया कहां से, ये बात आपको जानना जरूरी है। तो जेनेटिक्स या आनुवंशिकी शब्द की उत्पत्ति जीन से हुई है। और जीन शब्द है क्या, तो जीन एक डीएनए का पार्ट है, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट या पार्ट ऑफ डीएनए, या मैं कह सकता हूँ डीएनए का पार्ट है। आगे हम डिस्कस करेंगे डीप में कि जीन होता क्या है। मैं सिंपली ये कहूँ, फटाफट बोल देता हूँ,
हमारी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य के अंदर क्रोमैटिन या क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर दो मटेरियल है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए है, और डीएनए की जो सूक्ष्मतम इकाई है दिस इज नोन एज द जीन, उस पार्ट को हम जीन कहते हैं। तो जेनेटिक शब्द जीन से आया है और जीन क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ डीएनए। और अगर मैं बात करूं जीन, तो इस शब्द की खोज सबसे पहले विलियम बेटसन ने किया है, यानी जीन शब्द की डिस्कवरी, जीन शब्द का उपयोग सबसे पहले विलियम बेटसन ने 1905-1906 में किया था। यानी जीन शब्द 1905-1906 में विलियम बेटसन ने किया और वहीं से एक ब्रांच बनी जिसको आज हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक्स है क्या। एक बार बोलकर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स और स्टडी द पार्ट ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वह विज्ञान की शाखा जिसमें हम आनुवंशिकता एवं ठीक है विविधता का अध्ययन करते हैं, उसी को हम आनुवंशिकी कहेंगे। अब यहाँ पर दो बातें और आ जाती हैं कि आनुवंशिकता क्या है, यही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आ जाती है कि हम हेरिडिटी किसे कहते हैं, ठीक है, या आनुवंशिकता किसे कहते हैं, इसे जो है हेरिडिटी, ये पहली बात आ जाएगी। और दूसरी बात आ जाएगी कि हम विविधता किसे कहते हैं, यानी वेरिएशन क्या है। तो दोनों को ध्यान से सुनेंगे कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या होता है। मैं अगर बात करूं हेरिडिटी की, सबसे पहले जानते हैं किसी भी जीव का कैरेक्टर पिछले जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर हो रहा है, उस कैरेक्टर को, उस लक्षण के प्रति हम पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक वह लक्षण क्यों आया है, उस लक्षणों के प्रति अगर अध्ययन करते हैं तो वह हेरिडिटी कहलाएगा। लाइक एग्जांपल, किसी ठीक है मनुष्य की आंखें काली थी पिता में, और उसका पुत्र जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें भी काली होती। अब पिता की आंखें काली थी तो पुत्र की आंखें क्यों काली हुई, इस बात का अगर हम पता करें तो दिस इज नोन एज द हेरिडिटी, यही आनुवंशिकता है। दूसरा एग्जांपल, अगर किसी के पिता के बालों का आकार घुंघराला था तो उनके पुत्रों में बालों का आकार क्यों घुंघराला है, इस बात का हम पता करें तो दिस इज नोन एज द हेरिडिटी। तीसरा एग्जांपल, एक बबूल का पौधा, ये एक आम का पौधा हमेशा बबूल या आम के पौधे को ही क्यों डेवलप करता है सीड से, इस बात के प्रति हम सोचें और अध्ययन करें तो दिस इज नोन एज द हेरिडिटी। एक गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, सुअर, चूहा, मनुष्य इत्यादि, ये सभी अपने समान ही संतति को जन्म क्यों देते हैं, क्योंकि इनके सेल में जब जनक से संतति में कोई मटेरियल ट्रांसफर हो रहा होगा तो ऐसा होता है, उस बात का अध्ययन करें तो दिस इज द हेरिडिटी, यही आनुवंशिकता है। ध्यान से समझेंगे। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन जीवों का कैरेक्टर पिछली पीढ़ी से यानी पूर्वज से संतति में ट्रांसफर होता है। लाइक मेरे अंदर जो कैरेक्टर होगा ये हमारे ठीक है पिछले जनरेशन से आया होगा, पिछले जनरेशन में जो कैरेक्टर होगा वो उसके पिछले जनरेशन से आया होगा, उसके पिछले जनरेशन में जो कैरेक्टर था वो और पीछे वाले जनरेशन से आया होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर देखें तो बाबा से पिता में, पिता से पुत्र में, पुत्र से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है और इसी के प्रति हम अध्ययन करते हैं तो दिस इज नोन एज द हेरिडिटी, यही आनुवंशिकता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हेरिडिटी क्या है। सेकेंड टर्म का मैं ठीक है अगर डिस्कस करूं विविधता क्या होती है, तो विविधता मतलब वेरिएशन मतलब आप अगर अपने समान पृथ्वी पर चारों तरफ नजर दौड़ाओ तो आपको आम का पौधा, बबूल का पौधा, गुलाब का पौधा, गुड़हल का पौधा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज दिखाई देगी। आप अगर मनुष्य को ही देखो तो आपके समान बहुत सारे मनुष्य दिखाई देंगे, लेकिन उनकी संरचना, उनका कैरेक्टर्स, उनका लक्षण आपसे नहीं मिलता जुलता होगा। समझ में आ रहा है? या मिलता जुलता भी होगा तो 100% नहीं मिलता जुलता होगा। आप देखो तो जंतु में भी गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मनुष्य इत्यादि मिलेंगे और सब में कुछ ना कुछ आपको अंतर दिखाई दे रहा है। दिस इज द वेरिएशन। कहने का मतलब ये है कि जीवों में लक्षण और शारीरिक संरचना
एक समान नहीं होती है, ये एक दूसरे में भिन्न भिन्न होती है। इसी को हम विविधता या वेरिएशन कहते हैं। लाइक एग्जांपल, एक ही माता पिता से अगर दो संतानें उत्पन्न हुई हैं, भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई, तो उनमें भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स, कुछ ना कुछ लक्षण तो समान होते हैं, बट मैक्सिमम कैरेक्टर भिन्न होते हैं। दिस इज नोन एज द वेरिएशन। यही विभिन्नता या विविधता है। मैं अगर बात करता हूं कि माता पिता की उत्पन्न संतानों में कैरेक्टर क्यों बदला, तो आगे मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि एलील्स या जीन्स या फिर मैं कहूं ठीक है डिफरेंट टेस्ट पर उपस्थित होने वाली एलील्स कैरेक्टर में बदल जाती है और कुछ लक्षणों को बदल देती है। एक बात तीनों शब्द को मैं क्लियर करता हूं। आनुवंशिकता क्या है? जीवों में किसी भी जनक से संतत में लक्षणों के प्रति अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। विविधता क्या है? कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, लक्षण के अनुसार पृथ्वी पर सभी जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिनको हम विविधता कहते हैं। यहाँ तक एक ही जनक से उत्पन्न संतत में, माता पिता से उत्पन्न संतत में भाई बहन भी भिन्न होते हैं, जिनको विविधता कहा गया है। आनुवंशिकी क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम विविधता और आनुवंशिकता दोनों का अध्ययन करते हैं। ये आया कहाँ से? तो इसकी शुरुआत जीन से हुई। जीन कहाँ से आई? जीन पार्ट ऑफ डीएनए है, और पार्ट ऑफ डीएनए का मतलब क्या है कि वह सबसे छोटी इकाई डीएनए की होती है, जिसका ठीक है शब्द का यूज विलियम बेटसन ने 1906 में किया था। आगे बढ़ते हैं, हम इसी टॉपिक में थोड़ा सा जानते हैं कि ठीक है मैं अगर बात करूं कि ये सब इनकी हिस्ट्रियां क्या हैं। आज देखो हम 2023 में बहुत सारी चीजों के बारे में जान चुके हैं। जैसे हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ज्ञान है, हमें सेल के बारे में ज्ञान है, हमें ठीक है डिफरेंट टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स के पार्ट का ज्ञान है। बट आज के बहुत साल पहले ये एक पहेली बना हुआ था। 18वीं सदी में किसी को ये नहीं पता था कि कोई भी कैरेक्टर अगली पीढ़ी तक क्यों जाता है। आपको थोड़ा सा मैं अवगत कराता हूँ बायोलॉजी की हिस्ट्री से। आपको पता है 1665 में रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल खोजी थी। 1676 में ठीक है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, और 1888 में डब्ल्यू वाल्डियर ने गुणसूत्र की खोज की थी। उसी दौरान ध्यान से सुनना कि हम 1888 से आ जाते हैं, 1888 में क्रोमोसोम खोजा गया, यानी 1888 में गुणसूत्र की खोज हुई। और किया किसने था? डब्ल्यू वाल्डियर ने किया था। और डब्ल्यू वाल्डियर के बाद में ठीक है कुछ ईयर के बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है सुल्तान एंड बाबेरी। सुल्तान एंड बाबेरी ने ठीक है ये प्रूव किया था, सिद्ध किया था कि क्रोमोसोम ही जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये बात प्रूव करने का प्रयास किया था। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का उस समय अनुमान था कि केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव्य है ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। ये मैं 1888 के नियर अबाउट की बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद में कुछ समय बाद में 19वीं सदी शुरू होती है। तो 19वीं सदी में कुछ वैज्ञानिक हैं, जैसे 1902 में एक साइंटिस्ट हुए कार्ल कोरेंस, ठीक है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक हैं, हम बात करेंगे वैज्ञानिक जिन्हें हम शेरमार्क कहते हैं। या फिर मैं उसी समय बात करूं एक साइंटिस्ट और हुए जिनको हम ह्यूगो टी ब्रिज कहते हैं। इन सभी वैज्ञानिकों ने आगे आकर और फिर जेनेटिक्स पर बड़ा बड़ा कार्य किया, और जेनेटिक्स पर कार्य करने के बाद इनको कुछ निष्कर्ष मिले। इसके अलावा और भी समझा देता हूँ। 1950 के आसपास 1928 में, मैं फास्ट थोड़ा समझा रहा हूँ, आपको पूरा लिखने को मिलेगा। 1928 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है गिरफिथ। गिरफिथ ने एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध करने का प्रयास किया चूहों के ऊपर कि डीएनए आनुवंशिक मटेरियल है। 1950-52 में हर्शे व चेज ने सिद्ध कर दिया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसमें उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज वायरस का यूज करके 2 आइसोटोप बनाकर प्रूव कर दिया था। तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स की तरफ वापस ले चलता हूँ। 1888 में क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई है। उसी के आसपास सुल्तान और बाबेरी ने प्रूव किया था कि गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ होता है।
उसके बाद में ठीक है थोड़ा सा और अनुमान था वैज्ञानिकों का मिसर के अकॉर्डिंग कि न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित न्यूक्लियोप्लाज्म जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। और 1902 में कार्ल कोरेंस, 1903 में शेरमार्क, ठीक है 1905 में शेरमार्क, ह्यूगो डिब्रीज, इन सभी ने जेनेटिक्स पर वर्क किया। तो एक निष्कर्ष मिला, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि ये सब होता क्या है। उसके बाद में गिरफिट ने 1928 में प्रूव किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है और 1950 में हमारी डिस्कवरी पूर्ण हो गई कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, यानी जो कैरेक्टर हमारे माता पिता से आता है वो डीएनए ले जाता है। इसको 100% सिद्ध कर दिया गया। यानी इतनी मेहनत के बाद हमें ये पता चला कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान नहीं है तो मैं क्लियर कर दूं कि डीएनए के अंदर बहुत सारी सूक्ष्मतम इकाइयां पाई जाती हैं, छोटी छोटी इकाइयां जिनको हम जीन कहते हैं, ठीक है। तो बाद में ये पता चला कि जीन स्पेसिफिक वर्क करती है हेरिडिटी का, यानी जीन आनुवंशिकता का एक भाग है और ये हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ये बात हमें 1952 के बाद में चली है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने एक प्लांट है, ठीक है, जिसको हम पाइसम सेटाइबम बॉटनिकल नेम में कहते हैं, यानी इसका जीव वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइबम है। और इस पाइसम सेटाइबम प्लांट के ऊपर इन्होंने 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया था। आगे मैं पढ़ूंगा, इस चैप्टर में मेन टॉपिक यही है। और 1864 में एक पत्रिका में द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में उन्होंने लॉ ऑफ हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता का नियम क्या है, कई जनरेशन तक जाकर कई पीढ़ियों तक अध्ययन करने के बाद 1864 में इन्होंने इसे प्रकाशित करा दिया था। बट एक बात, उन्होंने जीन की जगह पर कारक का यूज किया था, यानी उन्होंने फैक्टर का यूज किया था, जीन नहीं कहा था। बट बाद में जब हमारा ज्ञान 1950 के बाद पहुंचा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए की इकाई जीन है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करती है, तो पता चला कि जो हम जीन कहते हैं वो मेंडल कारक कह गए थे। यानी मेंडल ने 1864 में ही हेरिडिटी के लिए बहुत बड़ा कार्य कर लिया था जेनेटिक्स के लिए। और फिर मेंडल के मरने के बाद उन्हें फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कहा गया और नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो मैं आपको हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स को क्लियर कर चुका हूं कि आनुवंशिकी का इतिहास क्या है। अब हम सबसे पहले इस चैप्टर में मेंडल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मेंडल के बारे में भी जानेंगे और फिर हम डीप मेंडल्स लॉ पर डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हमने आनुवंशिकी जाना है, हमने आनुवंशिकता जाना है, हमने विविधता पर डिस्कस कर लिया और हमने एक लॉन्ग हिस्ट्री जेनेटिक्स की है, इसके बारे में डिस्कस कर लिए। पहला लेक्चर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। सेकंड लेक्चर मैं नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको ठीक है थोड़ा सा कुछ बातों को अवगत कर देता हूं। जेनेटिक्स आप पहले पढ़ लो, रिप्रोडक्शन इसके बाद में हम अध्ययन कराऊंगा। आप सारी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते रहें, नोट्स बनाते रहें। और अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं तो मेरा नंबर पहले से मैं आपको ग्रुप में वीडियो में दे चुका हूँ। वो नंबर आप लेकर किसी भी प्रकार से आप व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में ठीक है नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, पा सकते हैं और उसे आप बना लें, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में पूरी तैयारी कर सके। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको टॉपिक समझ में आ रही है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।